वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैरी ऑन करते हैं। आज हम सोर्सेज को डिटेल में देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज हैं वो कौन से हैं और किस तरह से उनसे हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं। तो सबसे पहले जो बुनियादी सोर्स है वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में प्लांट्स और एनिमल्स से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं, और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग फॉसिल फ्यूल डिकम्पोजिशन या डिके के नतीजे में ओवर ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स की एक्टिविटी के नतीजे में हमें कोल, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल मिलता है। तो बेसिकली जो फॉसिल फ्यूल्स हैं यानी कि रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो ज़मीन के नीचे दब जाने की वजह से और उसके बाद फिर दबे रहने की वजह से टेम्परेचर और प्रेशर की वेरिएशंस को हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पे मुहीत अरसे पर जब वो टेम्परेचर और प्रेशर की वेरिएशंस को फेस करते हैं तो उसके बाद वो डिकम्पोज होकर, डिके होकर उनका कुछ केमिकल वेरिएशंस के नतीजे में, फ़िज़िकल और केमिकल वेरिएशंस के नतीजे में कोल, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल मिलते हैं। अब ये तीनों जो हैं ये कार्बन हैं। कोल भी कार्बन है, नेचुरल गैस जो है, नेचुरल गैस इज़ मीथेन CH4। कोल इज़ प्राइमरीली wood and wood has a decent amount of carbon in it. And crude oil contains alkanes यानी कि कार्बन्स ranging from 2 up to 40 and even more। यानी सेल्फ लिंकेज के नतीजे में हमें इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, जैसे कि ये है, ये कार्बन नंबर 2 है, इसको हम, ये 2 कार्बन नंबर वाली अल्केन है, ये 3 कार्बन नंबर वाली अल्केन है, और प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह से जो नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा तो फिर जो है वो लार्जर चेंज हमें मिलती जाएंगी। तो यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है कि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में अल्केन्स यानी कि एक ख़ास किस्म की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लास जिसमें कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ सिंगली बॉन्डेड होता है और जो है हाइड्रोजन्स बाकी वैलेंसी उसकी पूरी करती हैं। अब यहाँ पे मैंने CH3 लिखा है। बाज़ाब्ता तौर पर अगर देखा जाए तो ये कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड है और बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन ने पूरी की हैं। तो टेक्निकली हमें इसको इस तरह से लिखना चाहिए ताकि हमारी जो समझ है वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये मैंने आपको बताया है कि 2 से लेके तकरीबन 40 तक कार्बन एटम्स इस तरह से चेन में जुड़े मिल सकते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको क्रूड ऑयल में मिलेंगे। हमारी जो नेचुरल गैस है वो प्राइमरीली मीथेन गैस है, लेकिन इसमें हमें इसके साथ यही अल्केन्स भी मिलती हैं, यानी कि मोर देन 2 कार्बन्स भी मिलते हैं। मीथेन भी अल्केन है, लेकिन ये सिर्फ सिंगल कार्बन पर मुश्तमिल है और ये फिर कार्बन नंबर इंक्रीज़ होता जाता है। तो मीथेन के साथ साथ आपको दूसरी अल्केन्स भी मिलती हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो रेशो है तकरीबन 80% से ज़्यादा नेचुरल गैस में वो मीथेन है। तो ये याद रखिएगा कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये कार्बन का बहुत
अहम और कुदरती तौर पर पाया जाने वाला बहुत ही अहम सोर्स हैं और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। जैसा कि हम जानते हैं ये ख़त्म डिमिनिश होते जा रहे हैं और ओवर यूज़ की वजह से, ओवर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, और अब इनके मुतबादिल ढूंढे जा रहे हैं एटॉमिक एनर्जी की सेंस में। लेकिन ये जो सोर्सेज हैं ये क्योंकि कुदरत ने पैदा किए हैं, इसलिए ये ज़ाहिर बात है कि इनको हम ख़ुद बना नहीं सकते। तो फिर हमने इनकी जो रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके तरीक़ों को फॉलो नहीं किया और इतनी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ओवर द ईयर्स हुई है कि ये अब हमारे जो कुदरती कार्बन के सोर्सेज हैं ये ख़त्म हो रहे हैं और उसके साथ साथ हमारी एनवायरनमेंट के लिए भी ये इंतहाई से ज़्यादा डेंजरस हैं, इन द सेंस कि जो कार्बन है और कार्बन के ऑक्साइड्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड है, इस तरह से मीथेन गैस, ये सारे के सारे टॉक्सिन्स हैं और ये हमारे ग्रीन हाउस गैसेस की टैली में शुमार होते हैं और ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग के इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बन के हाइड्राइड्स, इसके अलावा सल्फ़र के ऑक्साइड्स भी। लेकिन यहाँ क्योंकि कार्बन की बात छेड़ी है और कर रहे हैं, इसलिए ये भी बताया कि ये इंतहाई से ज़्यादा पोल्यूटेंट्स, इंतहाई से ज़्यादा हमारी एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। तो जब कंबस्शन होती है, याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे सोर्सेज हैं एनर्जी के। अब मीथेन गैस की कंबस्शन कराएं, एनर्जी हमने क्योंकि इनसे रिलीज़ करवानी होती है, तो उसके लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन शो करेंगे। इसे कंबस्शन कहेंगे क्योंकि इसमें आपको मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ वाटर और साथ वो एनर्जी जो हमारे चूल्हों, हमारे ड्राइविंग फोर्स जो है वो ये एनर्जी है जिससे फिर हम अपनी मर्ज़ी के काम हासिल करते हैं। यानी चूल्हा जला लिया जो कि कंबस्शन है मीथेन की, तो चूल्हा जो जलना है वो ये एनर्जी है। अब इसके साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं ये बाई प्रोडक्ट्स बन गए, और जब ये बाई प्रोडक्ट्स बन गए तो फिर ये पोल्यूटेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये याद रखिएगा कि जब भी आप फॉसिल फ्यूल्स यानी कोल, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को बर्न करते हैं, अब मैं इथेन को बर्न करवाता हूँ 2 कार्बन को, तो तब भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी ही है। और ये वो एनर्जी है जो हमारे ऑटोमोबाइल्स को रन करती है या इंडस्ट्रीज़ को रन करती है के इंजन्स को। तो पॉइंट ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो साथ रिलीज़ हुआ ये हमारा पोल्यूटेंट है, इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये बाई प्रोडक्ट है, लाजमा है कंबस्शन का। तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोस्ट टॉक्सिक ग्रीन हाउस गैस, मोस्ट important gas which contributes to the maximum in global warming and greenhouse cloud formation. So the point here is that fossil fuel burning releases energy which is used to drive our automobiles and industries and kitchen ke chulhas, but their byproducts are extremely dangerous which पोल्यूट आर एनवायरनमेंट। सो रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं ना होने की वजह से हम अब ग्लोबल वार्मिंग के हैज़र्ड्स को भी फेस कर रहे हैं और इन नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रन आउट भी हो रहे हैं। अब हम कोल की बात स्टार्ट करते हैं। कोल जो है ये वुड से फॉर्म होती है डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं इसमें तकरीबन 40% के करीब कार्बन पाई जाती है वुड में। इसी तरह से और ये ज़मीन के नीचे बरियल के नतीजे में वुड यानी प्लांट्स जो है यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर वो जब बरी रहता है तो फिर वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है, और कोल में बाज़ाब्ता तौर पर कन्वर्ट जब होता है तो फिर हमें इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स ऑफ कोल मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन कंटेंट।
और जो सबसे लेस कार्बन कंटेंट वाली हमें फ्रैक्शन मिलती है कोल की, वो पीट है, पीट। इसके बाद लिग्नाइट है, इसके बाद बिटुमिनस कोल है, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा आला नस्ल की कोल है वो एंथ्रासाइट है, क्योंकि इसका कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा है। अब पॉइंट ये है कि पीट जो है ये भी कोल ही है, ये भी वुड की बरियल के नतीजे में अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको कोल जो है वो अर्थ की क्रस्ट या मैंटल तक जाएगी, कोर तक नहीं जाएगी। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर वेरिएशंस इसको नहीं चाहिए वुड को कोल में कन्वर्ट होने के लिए, जितनी प्रेशर वेरिएशंस या एक्सट्रीम प्रेशर या टेम्परेचर्स नेचुरल गैस या पेट्रोलियम को चाहिए, तो फिर ये टॉप मोस्ट तक रहेगी। बहुत ज़्यादा नीचे पेनिट्रेशन के बाद के नतीजे में वुड जो है वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे नेचुरल गैस में या क्रूड ऑयल में, फिर कोल नहीं बनेगा। तो जब जब वुड जो है ये कोल में कन्वर्ट हुआ तो फिर मैंने बताया ये 4 फ्रैक्शंस, 4 टाइप्स ऑफ कोल्स मिलते हैं। जो सबसे रॉ कोल है वो पीट है, जो उससे एक स्टेप बेटर है वो ये लिग्नाइट है, और उससे एक स्टेप बेटर बिटुमिनस, और मोस्ट इफ़ेक्टिव या मोस्ट रेलिवेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल यूजेज, ये कहना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ एनर्जी प्रोडक्शन है। तो उसमें फिर पीट जो है वो लीस्ट इफ़ेक्टिव है, और एंथ्रासाइड जो है ये मोस्ट वैलिड है विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल यूजेस। इनके छोटे छोटे हाउस होल्ड्स में यूजेस हैं, जैसे लुक वगैरह बनाई जाती है, आपस में मुख्तलिफ फ्रैक्शंस ऑफ ग्रेवल्स और स्टोन्स को जेल टुगेदर करने के लिए ये पीट, लिग्नीट और बिटुमिनस यूज़ होती हैं। और इसके अलावा भी छोटे यूजेस, हाउस होल्ड लेवल के यूजेस के लिए ये इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल या कमर्शियल पर्पस के लिए एंथ्रासाइट है। ये लीस्ट प्रेशर के नतीजे में ज़मीन के नीचे हासिल होती है, और ये मैक्सिमम प्रेशर जितना भी वुड को चाहिए कोल में कन्वर्ट होने के लिए, उसमें मैक्सिमम जो प्रेशर सस्टेन किया वो एंथ्रासाइट ने किया। इसीलिए फिर उसकी जो फर्बिशिंग है कार्बन कंटेंट के हिसाब से और यूजेज के हिसाब से वो मैक्सिमम है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की एक टर्म मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लेक्चर नंबर 1 में भी जिक्र किया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम प्रेशर और टेम्परेचर की वेरिएशंस खुद दे के इंडस्ट्रियली, तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेस को से फिर मज़ीद फर्निश्ड प्रोडक्ट हासिल करते हैं। अब कोल को भी हम मुख्तलिफ़ चैम्बर से गुज़ार के और टेम्परेचर और प्रेशर की वेरिएशंस देकर हम 4 किस्म के कोयले हासिल करते हैं, क्योंकि हमारी अपनी ज़रूरतें हैं और उसको हम फिर मज़ीद पर्सोनीफाई करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेसिकली इंडस्ट्रियल लेवल पे टेम्परेचर और प्रेशर की वेरिएशंस देकर और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के या उस सब्सटेंस के फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मद्देनज़र रखते हुए उनके किसी फ़िज़िकल या केमिकल एट्रीब्यूट को एक्सप्लॉइट किया जाता है टू द एक्सटेंट कि हमें हमारी मर्ज़ी की प्रोडक्ट्स हासिल हो सकें। इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। तो कोल के केस में जब टेम्परेचर और प्रेशर की वेरिएशंस दी जाती हैं तो डियर स्टूडेंट्स उसके नतीजे में हमें 4 किस्म के मज़ीद
पर्सोनिफाइड कोल की फॉर्म्स मिलती हैं। अब ये कोल गैस है, उसमें एक कोल एमोनिकल कोल है, एमोनिकल लिकर। उसके बाद कोल गैस है, कोल टार है और कोक है। दिस इज कोल टार। दिस इज कोक। So fractional distillation is industrial manipulation with respect to temperature and pressure variations, physical and chemical characteristics को जहन में रखते हुए फिर हम जो है, अब यहाँ पे जो है आप देखिएगा कि जो कोल गैस है, कोल गैस इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस विच इंक्लूड्स मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने सॉलिड कोल को लिक्विफाई और फिर उसको गैसीफाई किया है। तो यहाँ पे उसकी लिक्विफिकेशन के करैक्टरिस्टिक्स और बॉइलिंग के करैक्टरिस्टिक्स हमारे जहन में होने चाहिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाने के लिए। यानी फिर उस हद तक टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएशंस देंगे जितनी वो स्पीशी सस्टेन करके रिज़ल्ट हमें आउटपुट दे सके जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो एमोनिकल लीकर जो है, इसमें अमोनिया है और वाटर है। अब अमोनिया और वाटर जब मिलते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डियर स्टूडेंट्स जब आप किसी एसिड से मिलाएं तो फर्टिलाइज़र हासिल करते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है। तो प्रोडक्ट क्या आएगी? अमोनियम सल्फेट प्लस वाटर। तो ये मैं आपको यूज़ भी बता रहा हूँ कि ये फिर इनके, अब ये कोल गैस तो फ्यूल के तौर पर यूज़ होगी, क्योंकि मीथेन जब आ गई तो फिर ये फ्यूल है, फ्यूल, हाउस होल्ड फ्यूल और कमर्शियल फ्यूल। अमोनिकल लिकर जो है ये फर्टिलाइज़र्स लाइक अमोनियम सल्फेट फॉर्म करने के लिए। कोल टार जो है, कोल टार जो है इसमें 200 से ज़्यादा किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सो इट कंटेन्स मोर दैन 200, इट्स अ मिक्सचर ऑफ मोर दैन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो जिसमें ब्यूटेन्स हैं, प्रोपेन्स हैं, पेंटेन्स हैं, फिर साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, स्ट्रेट चेन भी हैं, साइक्लिक भी हैं। हम फिर उनको अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ़ कामों में कमर्शियल या इंडस्ट्रियल या लोकल पर्पसेस के लिए फिर उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। कोल टार से इन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करके अपनी मर्ज़ी के काम, जैसे कि पेंट्स, जैसे कि डाइस, जैसे कि फर्निशेस, जैसे कि पॉलीमर्स वगैरह, ड्रग्स भी बना सकते हैं। फिर कोक है डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ ब्लैक रेजिड्यू, इट इज़ कॉल्ड कार्बन ब्लैक। जब सब कुछ कार्बन से निकल गया तो खाली एक मैस ऑफ कार्बन आपको मिला, बाकी बचा हुआ मादा। अब ये सारे का सारा ही कार्बन है और ये फिर जो है बहुत सारे मुख्तलिफ़ कामों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा तो फ्यूल के तौर पर और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर फिर ये यूज़ होता है। सो इट इज़ यूज एज फ्यूल, इट इज़ यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि ये अब किसी को इलेक्ट्रॉन्स देने की सलाहियत रखता है, रिड्यूस करने की सलाहियत रखता है, ख़ुद ही ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। कोक जो है वो एज अ फ्यूल यूज़ होता है डियर स्टूडेंट्स, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये है कि ये ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की सलाहियत रखती है ये स्पीशीज़, और ये फिर किसी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट को डोनेट करने की सलाहियत। यानी कि जो कोक है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन कैरेक्टर,
हो जाती है। ये प्योर कार्बन है, कार्बन ब्लैक है, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत हो, खुद इलेक्ट्रॉन लूज़ करे और किसी दूसरी स्पीशी, यूजुअली नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लवर होती हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ हायर होती हैं जैसे कि हैलोजेंस हैं। तो फिर उससे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इनको यूज़ किया जाता है, और उसके नतीजे में फिर हम अपनी मर्ज़ी के कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं। केमिकल एक्टिविटीज़, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस कंडक्ट करा के अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट्स मज़ीद हासिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम नेचुरल गैस की थोड़ी सी बात कर लें तो अभी बात की है कि नेचुरल गैस इज़ बेसिकली मीथेन गैस। मीथेन इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन एंड इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। जैसे कि घर में हम यूज़ करते हैं, मैंने आपको रिएक्शन कंबस्शन का करके दिखाया। ऑर्गेनिक कंपाउंड जब एनर्जी जनरेट करते हैं तो फिर कंबस्शन का रिएक्शन यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इग्नाइट होते हैं। ये इग्निशन इम्पॉर्टेंट है। जैसे चूल्हा जलता है, जैसे ऑटोमोबाइल का इंजन स्टार्ट होता है स्पार्क के साथ, ये स्पार्क एनर्जी है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक खासा है। तो ये वो कंबस्शन रिएक्शन है जो रूटीन में हमारे घरों में होता है। चूल्हा जब भी आप जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी फॉर्म करती है, वो एनर्जी हम यूज़ कर लेते हैं। CNG इज़ कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको कहते हैं, ये भी मीथेन ही है। तो ये भी फ्यूल के तौर पर हमारी गाड़ियों में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल मीन्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट मीन्स मिक्सचर ऑफ अल्केन्स। Mixture of alkane means saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons means compounds of carbon and hydrogens containing single bond. तो ये saturated की terms भी आपके जहन में होनी चाहिए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के दरमियान वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगी, और जिनमें एक आधा डबल बॉन्ड भी कार्बन और कार्बन के दरमियान आ गया वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाती हैं। तो जो अल्केन्स है पेट्रोलियम प्रोडक्ट को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं वो डियर स्टूडेंट सारी की सारी सैचुरेटेड हैं, जैसे कि अभी बनाई थी। मीथेन तो गैस है, हम जो पहला बाज़ाब्ता मेंबर है पेट्रोलियम का वो मीथेन नहीं लिखेंगे, वो इथेन है। कार्बन कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन से बाकी वैलेंसीज पूरी। फिर प्रोपेन है जिसमें 3 कार्बन्स हैं और बाकी फिर हाइड्रोजन्स हैं। इसी तरह से ये नंबर इंक्रीज़ करता चला जाता है। तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, क्रूड ऑयल जो ज़मीन के नीचे फॉसिल फ्यूल डिकम्पोजिशन डिके के नतीजे में ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन से बन गया, वो पेट्रोलियम में तब कन्वर्ट हुआ जब वो मिक्सचर ऑफ अल्केन्स बन गया। और मिक्सचर ऑफ अल्केन्स का मतलब है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन जिनमें सिंगल हर कार्बन और दूसरी चाहे जितनी मर्ज़ी लंबी चेन हो, हर कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगली बॉन्डेड होगा, उनको फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और अगर कहीं पे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आ जाए तो वो अनसैचुरेटेड है, जैसे इस केस में है। तो ये अनसैचुरेटेड की मिसाल है। तो अनसैचुरेटेड में भी कार्बन की 4 ही वैलेंसीज पूरी होंगी, लेकिन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट या क्रूड ऑयल है ये मिक्सचर ऑफ अल्केन्स है। मिक्सचर ऑफ अल्कीन्स या दूसरी कोई भी क्लास, अनसैचुरेशन वाली कोई भी क्लास इसमें शामिल नहीं है। अब हम अल्केन्स एंड होमोलोगस सीरीज़ की बात करेंगे। पहले अल्केन्स की बात करेंगे।
अल्केन्स वो क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की विच कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की बात की है अभी हमने पहले भी कि जो हमारा क्रूड ऑयल है वो सारे का सारा अल्केन्स मुख्तलिफ अल्केन्स पे मुश्तमिल होता है, जिसको बाद में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके, ये मैं बात बताना भूल गया था कि उन प्रोडक्ट्स को, उन डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, उन डिफरेंट अल्केन्स को जो कि क्रूड ऑयल में प्रेजेंट हैं, बिल्कुल कोल की तरह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा कर फिर अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट्स हासिल की जाती हैं, जैसे पेट्रोलियम है, जैसे डीज़ल है, जैसे हाई ऑक्टेन है, जैसे कैरोसिन ऑयल है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अल्केन्स आर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। They are called saturated hydrocarbons because each carbon atom will have a single bond. First member is called methane, second member is called ethane, third member is called propane, and so on. Containing 4 carbons will be called butane. डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि कार्बन और कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड है, हाइड्रोजन इसी तरह साथ लिखी जाती हैं। तो इसमें आपने ये कंडेंस्ड फार्मूला है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हम बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि लिखते ही कार्बन के आगे उसके हाइड्रोजन्स हैं, लेकिन यहाँ पे अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग की नोयत के पेश नज़र ये बता रहा हूँ कि ईच कार्बन इज़ डायरेक्टली बॉन्डेड टू अदर कार्बन बाय वाया सिंगल बॉन्ड टू बी कॉल्ड अल्केन। हाइड्रोजन्स जो हैं ये उस कार्बन की बाकी मांदा वैलेंसीज को पूरी करती हैं। अब यहाँ पे ये कार्बन है, ये इसकी हाइड्रोजन्स हैं ब्यूटेन की, ये कार्बन है, ये उसकी हाइड्रोजन्स हैं, ये कार्बन है, ये उसकी हाइड्रोजन्स हैं, ये कार्बन है और ये उसकी हाइड्रोजन्स हैं। तो ये इस तरह से है ब्यूटेन। इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना हो तो CH3 कंडेंस्ड फार्मूला CH2 एंड CH3, और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना हो तो C is 4, H is 5, 7 and 10. So this is C4 and H10. स्टूडेंट्स, होमोलोगस सीरीज़ की बात अगर करें तो इसकी डेफिनेशन ये है कि ईच मेंबर ऑफ अ गिवन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफर बाय दिस ग्रुप विच इज़ CH2 ग्रुप और 14 यूनिट्स। 14 यूनिट्स का मतलब ये है कि अगर आप इसका एटॉमिक नंबर देखें, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन 2 हैं, तो ये 14 हो गया। हर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो ये होमोलोगस सीरीज़ अल्केन्स की भी फॉर्म होती है, जो दूसरी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की क्लास हैं उनकी भी फॉर्म होती है। जब भी 2 कंसेक्टिव मेंबर्स का डिफरेंस जो है एक दूसरे के साथ सिर्फ इतना हो CH2 यूनिट का, इसको बना के देख लेते हैं। ये देखें, ये मीथेन है। अब इसका जो नेक्स्ट मेंबर है वो ईथेन है विच इज़ CH3। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे CH4 है, यहाँ पे C2H6 है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो C2H6 माइनस CH4 विल यील्ड यू अ यूनिट ऑफ CH2। ये अल्केन्स की बात हो रही है। इसके बाद इसका तीसरा बनाएं अगर प्रोपेन, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C3। हर दफ़ा एक कार्बन नंबर सिर्फ बढ़ानी है 8, C3H8। अब इसका और इसका आप डिफरेंस देख लें, अगेन यही यूनिट है। इसके बाद ब्यूटेन की बात करें, 4 कार्बन वाली अल्केन, एक ही क्लास की बात होगी तो ये यूनिट का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ देखें तो C4 है और H10 है, C4H10। नाउ अगेन द डिफरेंस इज ऑफ a unit CH2, C4H10। अगेन द डिफरेंस इज ऑफ CH2। फिर इसके बाद 5 कार्बन बना लें
CH3 CH2 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 एंड CH3, तो C5 और H12। अगेन आप गिन लें ये कार्बन और हाइड्रोजन्स, तो C5H12 बनेगा, जो अपनी प्रीसीडिंग एंट्री से जब सीरीज़ फॉर्म करें तो ये CH2 यूनिट से डिफ़र कर रही है, यानी 14 यूनिट से, यानी एटॉमिक नंबर का यूनिट डिफरेंस 14 है। इस सीरीज़ को होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। अभी हम इंटरमीडिएट के लेवल पे, क्योंकि अल्केन्स यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, तो इसलिए हम जो दूसरी क्लासेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जैसे अल्कीन्स, अल्काइंस वगैरह, उनकी भी होमोलोगस सीरीज़ फॉर्म होती है। अल्कीन्स में कम से कम एक कार्बन का दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड होता है। ये पहला एलिमेंट है अल्कीन का, जिसको इथीन कहते हैं। वो इथेन है, ये इथीन है। फिर अल्काइंस में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन दो के दरमियान, ये उसका पहला मेंबर है। एसिटाइलिन या इथाइन इसको कहते हैं। इंडस्ट्रियल नेम इज़ एसिटाइलिन, और वैसे कॉमन जो IUPAC के सिस्टम के हिसाब से नॉमेनक्लेचर है जो आगे कहीं आएगा, उसमें इथाइन है। तो अल्कीन्स और अल्काइंस अनसैचुरेटेड हैं, इनकी भी चेन बनती है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। हम अल्केन्स तक महदूद रह के ये देख लेते हैं कि होमोलोगस सीरीज़ जो है वो क्या होती है। और मुझे उम्मीद है कि होमोलोगस सीरीज़ के कॉन्टेक्स्ट में, अल्केन्स के कॉन्टेक्स्ट में ये बात क्लियर है कि हर दो कंसेक्टिव मेंबर्स के दरमियान यूनिट का डिफरेंस ये हो, तो फिर ये एक सीरीज़ जो फॉर्म होती है, एक चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स pertaining to a specific class as alkanes is called homologous series। स्टूडेंट्स, अल्काइल की अगर बात करें, अल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो अल्केन से ही डिराइव होता है अल्काइल ग्रुप। तो आप किसी अल्केन को लिखें, अब ये CH4 है, CH4 कार्बन और उसकी 4 वैलेंसीज हाइड्रोजन से पूरी, एक हाइड्रोकार्बन है अल्केन क्लास का। और अगर इसकी एक जो हाइड्रोजन है ये सब्स्टिट्यूट हो जाए किसी भी और चीज़ के साथ, अब ये बॉन्ड बनाया है, हाइड्रोजन एक कम है, यानी यहाँ पे कोई और ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है। ये वाला ग्रुप जो CH3 ग्रुप और एक उसकी वैलेंसी खाली है जो किसी से बॉन्ड के लिए अवेलेबल है, यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, कार्बन के पास एक जगह मौजूद है बॉन्ड फॉर्म करने की, इस ग्रुप को कहते हैं अल्काइल ग्रुप। तो ये अल्केन से अल्काइल बनता है। इसी तरह से ये मीथेन थी, अब ईथेन से भी इथाइल बन जाएगा। ये CH3 यानी C2H6, और इससे इथेन से इथाइल C2H5, और इसके आगे कोई और ग्रुप। कार्बन की एक वैलेंसी शॉर्ट होगी किसी भी एक कार्बन की, इस केस में एक की पूरी है तो एक की एक वैलेंसी शॉर्ट है जो वो अवेलेबल है किसी से बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। इसके साथ प्रोपेन C3H8, तो प्रोपेन से क्या बनेगा, प्रोपाइल C3H7 और बॉन्ड। इसी तरह से ब्यूटेन और ब्यूटेन से डियर स्टूडेंट्स ब्यूटाइल। अभी कितने हैं, C4H5 7 10 H10, और एक वैलेंसी सब्स्टिट्यूट होगी हाइड्रोजन की C4H9 एंड 1 स्पेस इज़ अवेलेबल। सो मीथेन से मिथाइल अल्काइल ग्रुप इज़ दिस। 1 वैलेंसी कार्बन की शॉर्ट होगी अल्काइल ग्रुप के लिए, 1 वैलेंसी उसकी हाइड्रोजन से कम होगी, यानी 4 हाइड्रोजन्स नहीं लगी होंगी। अब यहाँ पे ये वाली कार्बन के साथ आप अल्काइल ग्रुप कन्फ्यूजन से बचाने के लिए अभी देखें CH3 तो ठीक है, ये CH2 और ये अल्काइल ग्रुप है।
यहाँ इस केस में प्रोपेन के केस में CH3 CH2 और ये भी CH2 है, यहाँ पे कुछ लग जाएगा, यहाँ पे भी लग सकता है कोई भी एक कार्बन की। तो ये यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है यहाँ CH3 होना चाहिए था लेकिन CH2 है, तो ये अब एक वैलेंसी कार्बन की अवेलेबल है बॉन्ड। एक कार्बन ने इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म किया है, 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म किए हैं, 3 हो गए, ये चौथी जगह खाली है किसी चौथी स्पीशीज़ और स्पीशी के साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। तो ये वाला जो ग्रुप है जो वो जगह दे रहा है किसी स्पीशी से बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, उस ग्रुप को अल्काइल ग्रुप कहते हैं। इसी तरह से ब्यूटेन से भी CH2 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 एंड CH3 ये अल्काइल ग्रुप है, क्योंकि यहाँ एक स्पेस खाली है कार्बन के पास, इसकी 3 वैलेंसीज पूरी हैं, 2 हाइड्रोजन्स के साथ, एक इस कार्बन के साथ, चौथी जगह खाली है। तो अल्काइल ग्रुप कैन बी ऑन द आइदर साइड ऑफ द चेन ऑफ कार्बन एटम्स और इवन इन बिटवीन, बट देयर विल बी 1 कार्बन, उसकी 4 वैलेंसीज पूरी नहीं होंगी, एक वैलेंसी कम होगी, यानी एक जगह अवेलेबल होगी बॉन्डिंग के लिए उसके पास। वो वाला ग्रुप उस कंपाउंड में अल्केन क्लास के किसी भी कंपाउंड में, उसको आप कहेंगे अल्काइल ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो ये वो ग्रुप है जो जब लग जाए व्हेन अटैच्ड यील्ड स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक टू दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को मखसूस कैरेक्टरिस्टिक मिल जाते हैं। अब इसकी मिसाल देखनी है तो यहाँ पे मैंने अभी आपको अल्काइल ग्रुप की बात बताई है, जैसे मीथेन से ये मिथाइल ग्रुप है, ये कार्बन की एक जगह खाली, ये इसके साथ अगर ऑक्सीजन लग जाए और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाए तो ये एक स्पेशल, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये अब अल्केन को, इसको अल्केन नहीं रहने देगा, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया चार्ज करैक्टरिस्टिक्स, अब ये डेजिग्नेट करेगा इस पूरे कंपाउंड को। तो ये एक नई क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बन जाएगी जिसको कहते हैं अल्कोहल्स। दे आर नो मोर अल्केन्स, सो दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैज़ yielded specific characteristic to this methyl group. Now this methyl group and hydroxyl group are called alcohols. इसी तरह से अगर इथाइल ग्रुप के साथ क्लोरीन लग जाए, कोई भी हैलोजन, तो ये एक और क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। अभी अल्काइल ग्रुप के साथ क्या लगा हुआ है, हैलोजन, तो उससे ये अब क्या बन गए, अल्काइल हैलाइड्स। ये एक अलहदा क्लास हो गई। जो हैलोजन ग्रुप है, क्लोरीन या इवन ब्रोमीन या इवन आयोडीन या इवन फ्लोरीन, वो जब मिथाइल ग्रुप के साथ लग जाएंगे तो उस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को अल्काइल हैलाइड्स कहेंगे, क्योंकि अब इस हैलोजन ने करैक्टरिस्टिक्स इम्पार्ट किए और ये पूरी स्पीशी अब एक नई यूनिक करैक्टरिस्टिक्स के साथ है और उसका नाम फिर क्लास का डिफरेंट रख दिया गया, अल्काइल हैलाइड्स। इसके अलावा अगर दो मिथाइल ग्रुप्स हों और वो कॉमनली बॉन्डेड हों किसी ऑक्सीजन एटम के साथ, तो इस क्लास का नाम डियर स्टूडेंट्स ईथर है। यहाँ देखें कि दो मिथाइल ग्रुप्स ने कॉमन बॉन्ड फॉर्म किया ऑक्सीजन के साथ, दोनों ने बॉन्ड फॉर्म किया। इस क्लास का नाम, अब ये जो ऑक्सीजन है इसने करैक्टरिस्टिक इम्पार्ट करने हैं, इसने डिटरमिन करना है कि इस पूरे कंपाउंड या इस तरह के कंपाउंड्स जिसमें ऑक्सीजन म्यूचुअली अटैच, अब चेन जितनी भी लंबी करते जाएं, इसकी भी जितनी मर्ज़ी लंबी करते जाएं मिथाइल ग्रुप,
पीछे कार्बन्स के साथ, लेकिन ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और क्लोरीन यानी हैलोजन और ये ऑक्सीजन डिटरमिन करेगा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के करैक्टरिस्टिक क्या हैं, और फिर क्लास भी डिफरेंट कर दी अलहदा, जैसे कि इस केस में ईथर्स हैं। इसके अलावा एल्डिहाइड्स हैं। एल्डिहाइड्स में जो कार्बन है, इस टाइम मेरे मार्कर चारों ही खुश्क हैं अनफॉर्चुनेटली। ये कार्बन है, ये डबली बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ और वो हाइड्रोजन के साथ। तो ये जब भी ग्रुप लगा हो, अब इसके पीछे जो है वो एक अल्काइल ग्रुप होगा डेफिनेटली, और ये वाला ग्रुप जो है ये डिटरमिन करेगा CHO ग्रुप कि इसकी प्रॉपर्टीज़ ओवरऑल क्या होगी इस ग्रुप की। इसको एल्डिहाइड सीरीज़ कहते हैं, ये एल्डिहाइड ग्रुप। इसी तरह से अगर ये वाला ग्रुप लगा हो फंक्शनल ग्रुप के तौर पर COOH और पीछे मिथाइल, तो इनको कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। अब ये वाला ग्रुप फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर ये C डबल बॉन्ड हो, ये मैंने शुरू में भी बताया था अपने, ये कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है। इसके दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप लगा हो CH3 तो ये जो क्लास है ये कीटोन्स है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये C डबल बॉन्ड O है। इसी तरह से ईस्टर्स एक क्लास है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड O और O है। अब दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगा होगा। ये जो वो ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप है। इस क्लास जब चेंज जितनी मर्ज़ी लंबी करते जाएं, ये ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो ये ईस्टर्स हैं, ईस्टर लिंकेज। अमीन्स, अमाइनो ग्रुप से, NH2 ग्रुप से, जब पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया सिंथेसाइज हुआ था उसमें भी NH2 ग्रुप था। तो अगर अल्काइल ग्रुप के साथ ये NH2 लग जाए तो ये अब जो क्लास कहलाएगी वो अमीन्स है, क्योंकि जो NH2 है अमोनिया का डेरिवेटिव NH2, ये डिटरमिन करेगा कि क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी इस पूरी सीरीज़ की जब यहाँ पे कार्बन नंबर जो है वो इंक्रीज़ करता चला जाएगा। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड अल्कीन्स की बात करते हैं। अल्कीन्स और अल्काइंस का मैंने पहले ज़िक्र किया है अभी हल्का सा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन्स हैं और अल्काइंस हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन्स हैं और अल्काइंस हैं। ये अल्कीन्स हैं, इसमें जो डबल बॉन्ड है वो इम्पार्ट करता है करैक्टरिस्टिक इस पूरी स्पीशी को। सो डबल बॉन्ड इज़ द फंक्शनल ग्रुप इन अल्कीन्स। इसी तरह से अगर अल्काइंस की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड इज़ द फंक्शनल ग्रुप। ये देखिएगा यहाँ पे एटलीस्ट एक कार्बन के जब दो कार्बन्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा। फिर ये चेन आप जितनी मर्ज़ी लंबे करते चले जाएं, इस क्लास में ट्रिपल बॉन्ड डिटरमिन करता है वो दो कार्बन्स जो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड हैं, वो बताएंगी कि पूरे स्पीशी की करैक्टरिस्टिक क्या हैं। यहाँ डबल बॉन्ड जो कि पाई बॉन्ड होता है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। तो वो जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स हैं, जो पाई बॉन्ड्स जब आ जाते हैं तो फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाती हैं वो क्लास ऑफ कंपाउंड्स, और पाई बॉन्ड्स जो हैं वो फिर डिस्क्राइब करते हैं पूरे करैक्टरिस्टिक को। पाई बॉन्ड इजीली टूट जाता है तो अल्कीन्स और अल्काइंस जो हैं वो रिएक्टिव ज़्यादा हैं। जो अल्केन्स हैं वो बहुत कम रिएक्ट करती हैं, बल्कि ना होने के बराबर है। सिर्फ सूरज की प्रेजेंस में वो रिएक्शन देती हैं। कंबस्शन रिएक्शंस तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड देता है, वो भी देती हैं। और इम्पॉर्टेंट फ्यूल्स हैं पैराफिन्स या अल्केन्स, लेकिन इसके अलावा रिएक्ट करवाना, उनको कंबस्शन रिएक्शंस के अलावा उनसे किसी किस्म का रिएक्शन करवाना नामुमकिनात में से है, अनलेस एंड अनटिल
अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में करवाया जाए। लेकिन अल्कीन्स और अल्काइंस में अनसैचुरेशन की वजह से, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे लूज़ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, इसलिए फिर इनकी रिएक्टिविटी अल्केन से ज़्यादा है।